नीलम की बात सुनी तो वह बोली, ओ मैं भूल गई थी कि तुम दोनों तो कचरे हो उसकी। पर मोनिका उससे घूरने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में रोहित की आवाज गूंजी, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, ये लोग भिड़े ही गलत इंसान से थे। उसकी बात पर नीलम उसे दोबारा घूरने लगी। उसने कहा, क्या तुम कब से बस पहेलियां ही कहे जा रहे हो? अगर कुछ कहना है तो साफ साफ बोलो। जब रोहित ने उसकी बात सुनी तो वह बोला, तो बात यह है कि ये लोग जिस इंसान से भिड़े हैं वह कोई और नहीं, नंदिनी अलायंस का नया मेंबर है, जो नंदिनी अलायंस की लीडर के सबसे करीब है। उसकी बात सुनी तो वे लोग बहुत ज्यादा हैरान। दोनों भाई बहनों का तो गला सूख गया था। वे अच्छे से जानते थे कि यह सब नंदिनी को मालूम चल गया तो उनको खुद इस शहर, मेयर के पापा भी नहीं बचा सकते थे। तभी अभिजीत बोला, सीनियर, यह कैसे हो? वह लड़का बिल्कुल छोटा था, वह नंदिनी अलायंस का लास्ट मेंबर हो सकता है। उसकी बात पर रोहित बोला, तुम्हें बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि वह कौन है। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसके बाद वह नीलम की तरफ देखते हुए बोला, देव इस वक्त अकादमी की तरफ गया होगा। उसकी बात पर नीलम ने कुछ सोचा, उसके बोली, चलो आज मैं भी देख लेती हूं आखिर जिसने कब से उत्पात मचा रखा है। उसके बाद वे लोग अकादमी की तरफ जाने लगे। वहीं देव इस वक्त त्रिलोक शहर में पहुंच चुका था। यह शहर देखने में ही बहुत ही खूबसूरत था। देव ने चारों तरफ देखा, उसे सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। वहीं इस वक्त जैसे ही देव अंदर आया, उसे जैस्मिन का ध्यान आया। वह एक तरफ गए और आत्मा स्थान के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि लूसी और सम्राट ने पहाड़ को तहस नहस करके रखा हुआ है। तभी उसे इस चीज की हैरानी हुई, जैसे ही सम्राट की वजह से कोई भी पेड़ टूटता वह दोबारा से उग जा रहा था। अगर कोई छोटी टूटती तो वह भी वापस बन जाती थी। देव को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही वह असुर महल के दरवाजे पर गए, उसने देखा कि जैस्मिन दरवाजे पर ही खड़ी है और उन दोनों को घूर रही है। जैसे ही उसने देव को देखा, जल्दी से उसके पास आई और उसने देव का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वह उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। देव यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने पूछा कि क्या बात है? तो वह बोली, क्या आप जानते हो कि अचानक से मैं इस जगह पर कैसे आ गई? मुझे यहां पर बहुत ही अजीब लग रहा है। यही नहीं, यहां पर यह महल है जो मुझे और भी अजीब लग रहा है। उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, इस जगह पर तुम्हें मैं लेकर आया हूं ताकि कोई तुम्हें परेशान न कर सके। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, पर मालिक, आप कहां चले गए थे इतने दिनों से? इन दोनों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह उसके सर को सहलाते हुए बोला, वे दोनों तो खेल रहे हैं, तुम्हें किसने कहा परेशान होने के लिए? तुम भी खेल लेती उनके साथ। उसकी बात पर जैस्मिन उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। देव ने जब देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, आपने झगड़ा किया था या कहीं पर गिर गए थे क्या? उसकी बात पर देव उसे हैरानी से देखने लगा। तभी वह बोला, पर तुम्हें कैसे मालूम? जैसे ही जैस्मिन उसकी बात आज जल्दी से देव को एक ऊंचे टीले पर ले गई और उस पर खड़ी हो गई। फिर बोली, मालिक, तभी तो मैं कहूं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसकी हरकत देखकर देव को हल्का हल्का समझ में आ रहा था कि वह क्या कर रही है, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा। तभी वह बोला, बताओ, मैं कैसी बात कर रहा था? मुझे तो याद नहीं। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, मुझे लगता है कि आपको खुद का इलाज करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यह सही नहीं है। उसकी बात पर देव बोला, क्या सही नहीं? मुझे यह भी समझ में नहीं आया। जैस्मिन अब उसकी बात पर झुंझला रही थी। उसने उससे कहा, मालिक, आप सभी काम छोड़ो, आप ना मुझे हाकिम बना दो, उसके बाद मैं आपका इलाज कर दूंगी। उसकी बात पर देव उसकी तरफ देखने लगा। अच्छा, यह बात है, चलो जरूर तुम मेरा ही इलाज कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी बात पर जैस्मिन ने अपने सर को हल्का सा झुकाकर बोली, मालिक, आप चिंता न करें। उसकी बात पर देव बोला, चलो अब हम बाजार चलते हैं। उसकी बात पर जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश हो गई। कहा, मास्टर, हम लोग लूसी को भी साथ लेकर चलेंगे। जब देव ने उसकी बात सुनी तो बोला,
नहीं, सिर्फ हम लोग ही जाएंगे। उसके बाद उसने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और जैस्मिन से बोला कि वह अपनी आंखों को बंद कर ले। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे वे दोनों बाहर ही आ गए। जैसे ही वे लोग बाहर आए, देव जैस्मिन के पास उससे बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मास्क नीचे मत करना। उसकी बात पर जैस्मिन ने हां में सर हिला दिया। फिर वे लोग शहर में चले गए। तभी जैस्मिन ने देव से पूछा, मालिक, आपसे एक बात पूछूं? देव ने हां में सर हिला दिया। तभी जैस्मिन ने उससे पूछा, मालिक, क्या आप कोई जादूगर हैं जिसे जादू आता है? उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब जैस्मिन ने देव को मुस्कुराते हुए देखा तो बोला, क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? आप बताओ ना कि आप जादूगर हैं क्या? उसकी बात पर देव बोला, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, आपने मैं ही गायब करके इस जगह लेकर आ गए। कोई आम इंसान तो एक कदम भी नहीं चलता। उसकी बात पर देव उसके सर पर थपकी मारते हुए बोला, समझदार लड़की, तुम उस वक्त मेरे आत्मा स्थान में थी, अब असली दुनिया में हो। उसकी बात सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह हैरानी से देव को देखने लगी। तभी वह बोली, पर मास्टर, यह कैसे हो सकता है? कोई आपके आत्मा में कैसे रह सकता है? और दुनिया बहुत बड़ी थी। उसकी बात पर देव बोला, देखो, अभी वक्त है कि तुम इन सभी जान लो। वक्त आने पर सभी बातें जान लोगी। अभी अपने समझदार दिमाग को इन छोटी सी बात में खर्च न करो, वह बड़ी बड़ी मसलों के लिए है। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, आप सही बोल रहे हैं। मुझे इन छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद वह देव और देव की बाएं हाथ को अपने दोनों हाथों से बच्चों की तरह पकड़ लिया। उसके बाद वह बोली, मालिक, आप बाजार के अंदर। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है। उसके बाद वे लोग बाजार के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद आज जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज किसी ने उसकी ख्वाहिश नहीं पूछा था, न ही किसी ने कभी उसके लिए कुछ खरीदा था। यही वजह था कि आज उसने बहुत सारी चीजें खरीद ली थीं। वे लोग काफी देर तक बाजार के अंदर घूमते रहे। उसके बाद देव को समझ में आ गया कि उसे कहीं पर रुक जाना चाहिए। इसीलिए उसने जैस्मिन से बोला, चलो हम कुछ खा लें। उसकी बात पर जैस्मिन ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद उसने अपने पेट को पकड़ लिया। उसके बाद वह बोली, मालिक, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसकी बात पर देव उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। वहां पर जाने के बाद वहां एक टेबल पर बैठ गए और जैस्मिन के लिए उसने खाना मंगवाया और जैस्मिन के सामने परोसने को बोला। वेटर ने वही किया और खाने को जैस्मिन के सामने परोस दिया। उसके बाद वे दोनों खाने लगे। देव ने देखा कि जैस्मिन बच्चों की तरह खा रही थी, जिससे सभी का ध्यान उन्हीं की तरफ जा रहा था, और देव यह बात नहीं चाहता था। इसीलिए उसने जैस्मिन से बोला, रुको। उसकी बात सुनकर जैस्मिन उसे घूरने लगी। देव को उसके घूरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद देव ने उसकी कुर्सी को अपने करीब किया और बोला, अगर कहीं पर बाहर कुछ खाना ही है तो बड़े लोगों की तरह खाओ, अब तुम बच्ची नहीं हो। उसके बाद पर जैस्मिन ने अपने सर को झुला। देखकर देव को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने उसे बोला कि वह उसके पास आए। उसकी बात पर जैस्मिन खड़ी हुई और देव के पास उसकी तरफ मुड़कर बैठ गई। उसके ऐसे करते ही देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जैस्मिन को अपने करीब किया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। जैस्मिन ने कुछ भी नहीं बोला, वह चुपचाप खाने लगी, मगर देव ने देखा कि सभी अभी भी जैस्मिन के ऊपर ही थीं। वह समझ गया कि वह उनको नहीं रोक सकता, क्योंकि जैस्मिन थी ही इतनी खूबसूरत। कोई भी मर्द उसकी तरफ देखने से अपने आप को नहीं रोक सकता था, इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सामने की तरफ देखा और जल्दी से उसके खाने को खत्म किया। उसके बाद देव ने अपना खाना खत्म करने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। एक आदमी दूसरे इंसान से बोला, तुम्हें मालूम है कि पास के शहर के मेयर के बेटे पर किसी ने हमला किया है? यही नहीं, उसने मेयर के बेटे की हालत को खराब कर दिया है। किसी तरफ मेयर का बेटा और उसकी बेटी अपनी जान बचाकर भाग गए। जब देव ने इसकी बात सुनी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक बार उस आदमी की तरफ देखा और उसके बाद उसने रेस्टोरेंट की बिल पेमेंट की और वहां से चला गया। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ अकादमी के गेट के अंदर कुछ स्टूडेंट खड़े थे, जिसके बीच में एक लड़की खड़ी थी।
तभी उस लड़की ने सामने वाले स्टूडेंट से बोली कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा वह जूनियर अभी तक अकादमी आ गया होगा। मुझे लगता है कि वह समाधि के अंदर से बाहर आया ही नहीं। उसकी बात पर रोहित उसे घूरने लगा। उसके बाद वह बोला, यह बात थोड़ा जाकर अपनी बहन के पास बोलो, मेरे सामने क्यों बोल रही हो? उसकी बात पर वह लड़की बोली, बोलने में क्या जाता है, मगर क्या है ना, अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उसकी इस बात को सुनकर रोहित उसे घूरने लगा। उसने कहा, क्या सच में ऐसा है? उसकी ऐसे घूरते हुए देख नीलम बोली, यह हम दोनों बहनों के बीच का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर रोहित उसे घूरने लगा। चलो ठीक है, तुमने बता दिया, अब से तुम्हारा और तुम्हारी बहन के मामलों में मैं नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो। उसकी बात पर नीलम उसे घूरने लगी, मगर उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ नीलामी घर के अंदर का अलग ही माहौल था। इस वक्त मोहिनी के सामने कुछ बुजुर्ग खड़े थे जिनके चेहरे पर पसीना था। तभी उनके कानों में मोहिनी की खतरनाक आवाज आई, जो भी गद्दार है वह खुद सामने आ जाए, नहीं तो अगर मैंने बाहर निकाला तो उसके बाद क्या होगा, यह आप लोगों को मालूम ही है कि मैं गद्दारों के साथ कितनी अच्छी हूं। उसकी बात सुनकर सभी बुजुर्गों के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि मोहिनी देखने में जितनी खूबसूरत थी वह उतनी ही खतरनाक भी थी। यही वजह था कि कोई भी उसके साथ गद्दारी करने का नहीं सोचता था, पर आज किसी ने इस गलती को दोहरा दिया था। इससे मोहिनी का गुस्सा उसकी हद से बाहर हो गया था। तभी वहां पर मुख्य बुजुर्ग आ गए। उनके पीछे कुछ सैनिक थे जिन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। मुख्य बुजुर्ग के आते ही वहां का माहौल और भी गर्म हो गया। वहां पर डर का माहौल और भी बढ़ गया। तभी मोहिनी अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गई। तभी उसने मुख्य बुजुर्ग से बोला, आप क्या खबर लाए हैं? उसकी बात पर मुख्य बुजुर्ग बोले, लीडर, बात यह है कि जब नीलामी खत्म हुई थी और अतिथि पिल हाउस में थे तो उस वक्त सिर्फ कुछ ही बुजुर्ग थे जो इस नीलामी घर के बाहर गए थे। उसके बाद उन्होंने उन लोगों को सामने कर दिया और बाकी के लोगों को पीछे जाने को बोला। उनकी बात सुनकर सभी लोग पीछे हो गए। उसके बाद वहां पर अब सिर्फ 4 बुजुर्ग खड़े थे। मुख्य बुजुर्ग ने कहा, अब तुम लोग यह बताओ कि उस वक्त तुम चारों किस वजह से बाहर गए थे? उनकी बात पर चारों के सर से पसीना आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, मास्टर, जब नीलामी खत्म हुई थी तो मंडलोई परिवार के लीडर का कुछ काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बाकी तीनों ने भी अपनी अपनी बात बता दी, मगर इस वक्त चौथे बुजुर्ग की हालत खराब ही हो गई। तभी वह अपने घुटने पर आ गया। उसके बाद वह बोला, लीडर, मुझे माफ कर दें, मैंने ही यंग मास्टर अभिजीत को वह रास्ता बताया था। उसकी बात मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ी और उस बुजुर्ग के करीब गई। फिर उसने उसके सर को अपनी उंगली से ऊपर किया। फिर बोली, तुम जानते थे कि वह दरवाजा इस नीलामी घर का सीक्रेट दरवाजा है, उसके बाद भी तुमने उसे यह बात बता दी? उसकी बात पर उस आदमी के पसीने आने लगे। उसकी आंखों में आसानी से डर को देखा जा सकता था। तभी मोहिनी बोली, तुम अच्छे से जानते हो कि इस नीलामी घर से गद्दारी बर्दाश्त नहीं, उसके बाद भी तुमने किया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, पर उसके पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद वह उसके पास से एक चीज जिस पर पर्दा लगा हुआ था उसके पास चली गई। उसके बाद उसने ऊपर का चादर हटा दिया। जैसे ही चादर हटा उन सभी ने देखा। सभी की आंखें बाहर आ गईं, क्योंकि उनके सामने बड़ा सा पिंजरा था जिसके अंदर 2 खूंखार शेर थे। उसकी आंखों में आसानी से डर को देखा जा सकता था। तभी मोहिनी बोली, तुम अच्छे से जानते हो कि इस नीलामी घर से गद्दारी बर्दाश्त नहीं, उसके बाद भी तुमने किया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, पर उसके पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वह उसके पास से उस चीज जिस पर पर्दा लगा हुआ था उसके पास चली गई। उसके बाद उसने ऊपर का चादर हटा दिया। जैसे ही चादर हटा उन सभी ने देखा। सभी की आंखें बाहर आ गईं, क्योंकि उनके सामने बड़ा सा पिंजरा था जिसके अंदर 2 खूंखार शेर थे। जैसे ही उन लोगों ने सामने की तरफ देखा, डर से उनकी हालत खराब हो गई। यही नहीं, उस बुजुर्ग की तो सबसे ज्यादा हालत खराब थी। तभी मोहिनी बोली, पेश है तुम्हारे इतने बड़े काम का पुरस्कार, जाकर अब उन्हें अपनी दलील सुना दो। उसके बाद मोहिनी सामने की तरफ देखते हुए एक सैनिक से बोली, इसे इस पिंजरे के अंदर डालो। पर उस सैनिक की भी हालत खराब हो गई।
उसके बाद वह जल्दी से घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसके बाद वह बोला, लीडर मुझे माफ कर दो, अब मैं यह गलती कभी नहीं करूंगा। उसकी बात पर मोहिनी बोली, जानते हो, हमारे यहां एक संदेश दिया जाता है, अपने हत्यारे पर विश्वास कर लेना मगर एक गद्दार पर कभी भी नहीं। उसके बाद उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा कि इसे पिंजरे के अंदर डालो। उसकी बात सुनकर बाकी के सैनिक डर गए। उन्होंने जल्दी से उस बुजुर्ग को उठाया और उस पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास वहां पर उस बुजुर्ग के चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। यही नहीं, वहां पर खड़े सभी बुजुर्ग तो उस नजारे को देख भी नहीं पा रहे थे। जब मोहिनी ने उन सभी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, अरे आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक आप वफादार हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन जिस दिन मुझे एहसास भी हुआ कि तुम लोगों में से किसी ने गद्दारी किया है, तो उसका हाल इससे भी भयानक होगा। वहीं कुछ ही पल में उस आदमी की आवाज बंद हो गई। उसके बाद वह, मोहिनी ने कहा, इन्हें यहां से लेकर जाओ। उसकी आवाज सुनते ही सैनिक आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने उस पिंजरे को लेकर बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मोहिनी अपने सिंहासन पर बैठ गईं। उसके बाद उसने सामने की खड़े मुख्य बुजुर्ग से बोली, मालूम हुआ उस मुख्य कुछ? उसकी बात पर मुख्य बुजुर्ग बोला, नहीं लीडर, हमने पूरी कोशिश की कि हम खोज सकें मगर वे नहीं मिले। यही नहीं, यह पता चला है कि जिसने राजकुमार को घायल किया था वह नहीं थे, क्योंकि इस वक्त जिस लड़के ने हमला किया था वह बिल्कुल अकेला था। और हम लोग जानते हैं कि मुख्य अतिथि के साथ में वह लड़की और वह बिल्ली थी। उसकी बात पर मोहिनी सोच में पड़ गई। उसने, कब वे लोग उस सीक्रेट दरवाजे से बाहर गए तो कहां पर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद उन्हें उस दरवाजे के अंदर भेजा था। कुछ तो है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है, हमें उसको ढूंढना ही होगा। उसकी बात पर बुजुर्ग बोला, लीडर। उसके बाद वह वहां से, मगर उसके जाने के बाद भी मोहिनी चिंतित थी, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं थी कि वे लोग उस रास्ते से बाहर गए मगर बाहर नहीं निकले, अब अंदर भी नहीं है। वहीं इन सभी बातों से बेखबर देव ने त्रिलोक नगर में एक कमरा किराए पर ले लिया और वे दोनों आज वहीं पर रुकने वाले थे। देव ने जैस्मिन, वह आत्मा स्थान में चली जाए। वह उसे लेकर अकादमी नहीं जा सकता, पर जैस्मिन ने जिद किया कि उसे रहना है। देव उसकी बात पर नहीं टाल पाया। उसने जैस्मिन को किसी तरह सुलाकर उसने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने नीलामी हॉल में बनाई गई दवा को निकाला। उसके बाद वह उसे खा गया, मगर इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसे महसूस हुआ कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो। उसकी बात पर देव ने अपनी आंखें बंद की। वह जानता था कि वह अपनी शक्तियों को आम योद्धाओं की तरह नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए वह कब से अपने पुराने लेवल पर ही लटका हुआ था। इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी अंगूठी से सफेद गांधार का फल गोली निकाली और उसे एक पल में ही खा गया। उसे कहते ही अंदर बहुत सारी शक्तियां फूट पड़ी। देव ने अपनी आंखें बंद करने से पहले एक और गोली खा ली, जिससे देव के गया। उसे लगने लगा कि जैसे कि उसके शरीर में शक्तियों का तूफान आ, मगर देव को यह देखकर हैरानी हुई कि वह शक्तियों का तूफान कुछ ही पल में खत्म। को इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि अभी उसे लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली हैं, मगर वह समझ गया देवीय शरीर होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। फिर दोबारा से उसने 3 गोलियां एक साथ खा ली, मगर इस बार सच उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगीं, जिससे देव के चारों तरफ के माहौल में भी फर्क पड़ने लगा। देव जल्दी, आप। बात जल्दी से अपने कोर के अंदर चला गया था। देव को महसूस हुआ कि वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही देव ने यह देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वह जल्दी से कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठ गया। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। बाद उसने इन सभी शक्तियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे ही देव ने यह किया, अचानक से उसके अंदर एक अलग ही हलचल होने लगी। पूरे कोर शक्तियां और भी क्रूर गई। देव को उन्हें संभालने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। जैसे ही यह हुआ, देव ने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया। ऐसे करते ही अचानक से देव के चारों तरफ की शक्तियां थोड़ा कंट्रोल होने लगी। उसके बाद देव ने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा किया। इस वक्त
उसे अपना पूरा शरीर महसूस हो रहा था। साथ में इस बाहर पूरे कमरे में बैंगनी रोशनी फैल गई थी, जिसके वजह से जैस्मिन की भी नींद टूट गई। तभी उसने देखा कि देव के शरीर से इस वक्त बैंगनी रोशनी निकल रही थी। साथ में इस वक्त उसके माथे पर निशान दिखाई दे रहा था, जिससे सबसे ज्यादा रोशनी दिखाई दे रही थी। आज तक जैस्मिन ने इसके बारे में नहीं सुना था, इसीलिए वह सामने देखने लगी। उसे इस हैरानी हुई कि इस वक्त देव के शरीर से यह रोशनी क्यों निकल रही थी, मगर उसे यह सब देखकर अच्छा भी लग रहा था। इसी जिज्ञासावश वह देव के पास चली गई और उसने अपनी हाथ को देव के माथे के करीब लेकर जाने लगी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जैसे ही उसने राठौड़ परिवार के चिन्ह को छुआ, अचानक से उसे एक झटका लगा और वह कुछ कदम पीछे हट गई, जिसके उसे लगा कि देव उससे नाराज हो गया है, वह बाकियों की तरह उसे सजा देगा। इसीलिए वह जल्दी से जाकर कमरे के कोने में छिप गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आंखों में एक अलग ही डर था। वहीं इस वक्त इन सभी बातों से बेखबर देव इस वक्त अपनी शक्तियों को अपने कोर के अंदर कर रहा था। जैसे जैसे शक्तियां उसके कोर के अंदर जा रही थीं, देव के कोर की शक्तियों का वह स्तंभ और भी ज्यादा चमकता होता जा रहा था। देव ने अचानक से बाहर शक्तियां खींचने लगीं। यही नहीं, इस वक्त कमरे के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हो गया था। उस वक्त जैस्मिन पूरी तरह से डर गई थी। वह बार बार देव से बोल रही थी, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसे दोबारा नहीं करूंगी, और कोने में वैसे ही बैठी हुई थी। अचानक से कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। उसी वक्त देव के अंदर एक धमाका हुआ। फिर देव ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में चमक थी। देव बोला, चलो, आखिर मैं भी मार्शल भावना तक पहुंच ही गया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, जहां पर अब जैस्मिन नहीं थी। जैसे ही देव ने देखा, वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उससे यह समझ में नहीं आया कि आखिर जैस्मिन कहां पर चली गई है। तभी उसके कानों में जैस्मिन की डरी हुई आवाज गूंजी, मालिक आप मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अब दोबारा से यह नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर देव बहुत ज्यादा हैरान। जल्दी से दूसरे तरफ देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि इस वक्त जैस्मिन कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। जब देव ने यह देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। वह जल्दी से जैस्मिन के पास गया, जिसने अपने आप को ऐसे छिपा लिया था जैसे कि देव उस पर बहुत ज्यादा ज्यादती करने वाला हो। देव उसके पास गया। उसके बाद उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद वह बोला, क्या बात है, तुम इतना ज्यादा क्यों डरी हुई हो? मैं कुछ भी नहीं करने वाला। उसकी बात पर भी जैस्मिन ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस सिसक रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी देव उसे बिस्तर के पास लेकर गया। उसके बाद उसने उसे पानी पिलाया और बोला, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। उसकी बात पर जैस्मिन उसकी तरफ देखने लगी। उसके बाद वह बोली, आप बहुत बुरे हो, यह कहकर सिसकने लगी। उस वक्त रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिसके वजह से वह और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी देव ने कहा, क्या बात है मेरी समझदार गुलाम, अगर तुम ही रोने लगोगी तो फिर मुझे समझदारी भरी सलाह कौन देगा? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मैं दूंगी। जब देव ने उसकी बात को सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसके बाद वह बोला, चलो अब आप यह बताओ कि आप इतना क्यों डर गई थी? मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। उसकी बात पर जैस्मिन ने अपनी आंखें उठाकर देव की तरफ देखा। इस वक्त उसे देव की बात पर विश्वास करने का मन कर रहा था, मगर फिर वह बोली, आपने मुझे चोट पहुंचाया था। उसकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, और यह कब हुआ, मैं जान सकता हूं? उसकी बात पर जैस्मिन ने अपनी उंगली को देव की तरफ कर दिया। इस वक्त उसकी उंगली पर हल्का हल्का जलने का निशान था। जब देव ने यह देखा तो वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने जल्दी से अपने पास से एक गोली निकाली और जैस्मिन को खिला दिया, जिससे जैस्मिन का दर्द खत्म हो गया। उसके बाद वह बोला, और यह कैसे हुआ? उसकी बात पर जैस्मिन ने उसे सभी बातें बता दी। कैसे वह उठी तो रूम में चारों तरफ बैंगनी रोशनी फैली हुई थी। साथ में देव के शरीर से बैंगनी रोशनी निकल रही थी। जब उसने देव की तरफ देखा तो उसके माथे पर एक निशान था जो बिल्कुल बैंगनी था। जब उसने उसे देखा
तो वह उसे बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से उसने उसे छू दिया, जिससे वह थोड़ी पीछे जाकर गिरी थी। उसे लगा था कि देव उससे नाराज हो गया है और वह उसे सजा देना चाहता है। जब देव ने उसकी बात को सुना तो उसने अपने माथे को पीट लिया। उसके बाद वह बोला, पागल लड़की, ये मेरे परिवार का चिन्ह है, तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए था, मगर चलो अब छू दिया है तो कोई बात नहीं, आगे से मत छूना। उसके बाद देव उससे बोला, देखो जैस्मिन, एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बीच हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करने वाला और न ही कभी तुम्हें डांटूंगा और न ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। जब जैस्मिन ने उसकी बात को सुना तो वह जल्दी से देव के सीने से लग गई। उसके बाद वह बोली, ठीक है मालिक, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने एक राहत की सांस ली। उसके बाद वह उसके सर को सहलाते हुए बोला कि वह चले, इस वक्त आत्मा स्थान उसे भी अच्छा लगेगा। उसकी बात पर जैस्मिन ने मना नहीं किया। उसके बाद दोनों आत्मा स्थान में आ गए। उसके बाद देव सीधा उसे असुर महल लेकर चला गया। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने एक राहत की सांस ली। उसके बाद वह उसके सर को सहलाते हुए बोला कि चलो, इस वक्त आत्मा स्थान तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जैस्मिन ने मना नहीं किया। उसके बाद दोनों आत्मा स्थान में आ गए। उसके बाद देव सीधा उसे असुर महल लेकर चला गया। जब अंदर गए, उनके अंदर जाते ही देव ने उसके द्वारा खरीदी गई सभी चीजें उसके कमरे के अंदर रख दी। उसके बाद वह बोला, यहां पर ये लोग हैं, इसीलिए जब भी परेशान होना सम्राट को बता देना, वह मुझे बता देगा, उसी वक्त मैं आ जाऊंगा। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, आप अभी नहीं रुकोगे, आप यहीं पर रुको ना। उसकी बात पर देव ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और फिर बोला, ठीक है, कुछ वक्त के लिए अभी मैं यहीं पर हूं, तुम सो जाओ। उसकी बात पर जैस्मिन खुश हो गई। उसके बाद वह बोली, ठीक है मालिक। उसके बाद उसने देव का हाथ पकड़ा और अपने बिस्तर के पास चली गई। जैसे देव भी उसके पीछे उस बिस्तर के बगल में ही बैठ गया ताकि जैस्मिन सो सके। जैस्मिन ने देव के हाथ को अपने सर के नीचे रखा और सोने लगी। उसे वक्त भी नहीं लगा सोने में, वह कुछ ही पल में सो गई। देव के चेहरे पर यह देखकर हंसी आ गई। उसने अपने हाथ को उसके सर के नीचे से धीरे से निकाल लिया। उसके बाद वह गोल्डन ड्रैगन से बोला, मास्टर, क्या आप अभी जगे हुए हो? उसकी बात पर उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, तुम कहां मुझे चैन से सोने देने वाले हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो? उनकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मास्टर, अब मैंने क्या कर दिया? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, छोड़ो ये सब बात, बताओ कि क्या पूछ रहे हो? उसकी बात पर देव ने उनसे पूछा, मास्टर, क्या जैस्मिन कल्टीवेशन कर सकती है? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन उसके शरीर से बाहर आ गए। उसके बाद वह बोले, बच्चे, ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि जब से यह बच्ची आई है मैं इसके स्तर को नहीं देख पा रहा। लगता है कि इसके शरीर में कुछ है जो मेरी शक्तियों को इसके अंदर जाने से रोक रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि आखिर यह सब हुआ क्या, क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। उसकी बात पर देव थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि यह आम बात नहीं थी। वह जानता था कि गोल्डन ड्रैगन कितने ज्यादा ताकतवर थे। भले ही उनका शरीर खत्म हो गया था, मगर इस दुनिया अभी ऐसे बहुत कम थे जो उनकी आत्मा की शक्ति को टक्कर दे सकते थे। अगर वह भी अपनी शक्ति से जैस्मिन का स्तर को नहीं देख पा रहे थे तो तभी देव ने उनसे पूछा, मास्टर, क्या यह नहीं हो सकता कि जैस्मिन एक आम इंसान हो, जिसकी वजह से शायद आप नहीं देख पा रहे हो? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, नहीं बच्चे, यह लड़की कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की शक्तियां थोड़ी अजीब हैं। पर मैं जानता हूं कि वक्त आने पर तुम्हें मालूम चल जाएगा कि इस बच्ची में क्या अलग है। उनकी बात पर देव ने अपनी आंखों को बंद कर ली, फिर सामने की तरफ देखने लगे। इस वक्त जैस्मिन आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्होंने बात को नोटिस किया। तभी वह बोले, बच्चे, एक काम करो, तुम उस बच्ची के करीब जाओ। जब देव ने उनकी बात को सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। वह जैस्मिन के करीब गया। इस वक्त गोल्डन ड्रैगन ने कुछ भी नहीं कहा। फिर वह बोले, बच्चे, तुम अब कुछ पीछे चले जाओ। उनके कहने पर देव ने थोड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसी वक्त गोल्डन ड्रैगन जैस्मिन के पास गए। उन्होंने अपने हाथ को जैस्मिन के करीब किया। उन्होंने देखा कि जैस्मिन के शरीर से
हल्की सफेद रोशनी निकल रही है जो जैस्मिन को चारों तरफ से घेर रही है। जब गोल्डन ड्रैगन ने यह देखा तो वे जैस्मिन के पास से गायब हो गए। उसके बाद वे देव के पास गए, फिर बोले, बच्चे, यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। इसके बारे में पता लगाना मुश्किल है। हम इसके बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक कि वह खुद ही हमें न बताए। उनकी बात पर देव को थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपने आप को संभाला। वह समझ गया कि इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है मास्टर, पर इसे खुद नहीं मालूम कि यह है कौन। इसे बस यह मालूम है कि जब से यह होश में आई है सभी इसे डांटते हैं और गुलामों वाला व्यवहार करते हैं। इसे बस यह मालूम है कि यह सिर्फ एक गुलाम है जिसको बस अपने मालिक को खुश रखना है, उसके लिए चाहे इसको कुछ भी करना पड़े। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वे जानते थे ने कितना दर्द उठाया था, पर वह जानते थे कि एक गुलाम के साथ क्या होता है। वह तो जैस्मिन की किस्मत अच्छी थी कि देव को उसके बारे में मालूम चल गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। वहीं उसके बाद गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, वक्त का इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। और रही इस बच्ची के कल्टीवेशन का, तो मैं उसका उपाय सोचता हूं। अब के लिए मुझे आराम करने दो। उसके बाद वह अपनी जगह से गायब हो गए। देव को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। गोल्डन ड्रैगन भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, वह बस अपनी सुनाकर चले गए थे। मगर देव ने अपने आप को संभाला। बाद वह सामने की तरफ देखने लगा, क्योंकि वह इस बात को अच्छे से जानता था कि अब जो भी करना है उसे ही करना होगा और उसे सबसे पहले जैस्मिन के बारे में मालूम करना होगा। उसके बाद वह भी आत्मा स्थान से गायब हो गया और बाहरी दुनिया में आ गया। जैसे ही देव बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि कोई तो उसके कमरे में आया था, क्योंकि उसके कमरे में किसी और की भी शक्तियों के निशान थे। देव को यह जानकर बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि यह शक्तियां उसे जानी पहचानी लग रही थीं। उसे लग रहा था जैसे कि वह उस इंसान को जानता है, मगर वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन हो सकता है। उसने अपने आप को संभाला। वह अपने जगह से गायब हो गया और अपने कमरे के खिड़की के सहारे बाहर आ गया। उसे लग रहा था कि उससे कुछ ही दूर कोई है जो उस पर नजर रखे हुए है। देव जल्दी से वहां पर पहुंच गया। जैसे ही देव वहां पर पहुंचा, उसने देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर किसी के भी होने का कोई भी निशान नहीं था। जब देव ने यह देखा तो उसने एक गहरी सांस ली। वह अपने कमरे में लौट आया, मगर वह जानता था कि यह कोई आम बात नहीं जो उसके ऊपर हुआ है। उसने अपने सर को झटका। उसके बाद वह भी सो गया। वहीं इस वक्त देव के कमरे से कुछ दूर जंगल में एक गुफा के अंदर एक आदमी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वह देखने में एक बौद्ध भिक्षुक लग रहा था। अगर देव उसे देख लेता तो वह समझ जाता कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके बाबा ही थे। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी हाजिर हुआ। उसी वक्त उसने आदमी ने अपनी आंखें खोली। क्या बात है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें उसके लड़के के ऊपर नजर रखने के लिए बोला था ना? उसकी बात पर वह इंसान बोला, मास्टर, थोड़ा अजीब है। वह लड़का बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि अचानक से उसकी शक्तियां उसके कमरे से गायब हो गईं। यही नहीं, जब मैं उसके कमरे में गया तो वह गायब था और साथ में वह लड़की भी। उसकी बात पर उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि वह बच्चा कौन है, इसीलिए उसके कुछ राज हो सकते हैं। पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि वह बच्चा तुम्हारी नजर से दूर नहीं होना चाहिए। उसकी बात पर सामने वाले आदमी ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, एक बात है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। उसकी बात पर वह भिक्षुक बोला, बोलो, क्या कहना चाहते हो? उसकी बात। वह आदमी बोला, मास्टर, मुझे लगता है कि उसे एहसास हो चुका है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी बात पर उस बौद्ध भिक्षुक को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा ध्यान कहां पर था? उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते कि इसकी सजा कितनी खतरनाक हो सकती है और उस वक्त मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। उनकी बात पर सामने वाला आदमी अपने घुटने पर आ गया। उसके बाद वह बोला, मालिक, मुझे माफ कर दे, मगर जब मैंने उस बच्चे की शक्तियों को महसूस नहीं किया तो मैं एक पल के लिए घबरा गया। इसीलिए उस बच्चे को देखने के लिए चला गया था। उसकी बात पर उस बौद्ध भिक्षुक ने अपनी आंखों को बंद कर ली। उसके बाद वह बोला, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मगर आगे से इस बात का ध्यान रखना कि आगे से यह न हो।
उसकी बात पर उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उस भिक्षुक ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह इस वक्त साम्राज्य की, इस वक्त अकादमी के अंदर एक काले कपड़े वाला आदमी एक सीक्रेट कमरे में आया। उसके बाद उसने सामने एक लड़की का अभिवादन किया। उसके बाद उस लड़की ने अपनी आंखों को खोला। उसके बाद वह बोली, कुछ मालूम हुआ उसके बारे में? उसकी बात पर वह लड़का बोला, लीडर, मुझे लगता है कि वह लड़का बच चुका है, क्योंकि त्रिलोक शहर से बाहर पास के मंडलोई के मेयर के बेटे पर किसी ने हमला किया था और हमें मालूम हुआ कि उन पर किसी बच्चे ने हमला किया था। उसके हमला करने के तरीके वह आप जानती रही थीं, दोनों तरीके एक जैसे ही हैं। उसकी बात। सामने वाली लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बिना सबूत के मैं नहीं मानती। जब तक तुम्हारे पास सबूत न हो दोबारा ऐसे मेरे पास उसकी खबर लेकर मत आना। उसकी बात पर उस आदमी ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उस लड़की की आंखों में एक चमक थी। उसने खुद सुना था कि रोहित को भी लग रहा था कि वह जिंदा है, इसीलिए और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद उसने अपनी आंखों को दोबारा बंद कर लिया। अगली सुबह जब देव की आंखें खुली तो वह अपने होटल से निकला और वह वहां से अकादमी की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि आज उस शहर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए उसे समझ में नहीं आया कि आखिर आज इस शहर में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। उसने एक इंसान से पूछा कि आखिर इस शहर में इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है। उसकी बात पर उस इंसान ने बताया कि आज अकादमी छात्रों को भर्ती करने वाली है, इसीलिए एंट्रेंस की परीक्षा है। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ, कुछ सूझा। उसने आदमी में सीधा जाने के बजाय एग्जाम देकर जाने के लिए सोचा, जिससे कोई भी उसकी काबिलियत पर शक नहीं करेगा। उसके बाद वह उन सभी स्टूडेंटों के साथ अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था उसे महसूस हुआ कि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। देव समझ गया कि एंट्रेंस की परीक्षा को पास करना इतना भी आसान नहीं होगा। उसने अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया था। अगर उसने परीक्षा पास नहीं किया तो वह दोबारा इस अकादमी में नहीं आएगा। उसके बाद वह तेजी से उस अकादमी में पहुंच गया। उसके बाद वह भी बाकी के लड़कों के साथ खड़ा हो गया। वहीं इस वक्त चारों तरफ का माहौल बहुत ही रोमांचक लग रहा था, क्योंकि वहां पर कई साम्राज्य के स्टूडेंट भर्ती होने के लिए आए थे, जिसकी वजह से देव को यह देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसने पूरे जोश से अपने चारों तरफ देखा। इस वक्त सभी स्टूडेंट भी बहुत खुश हो रहे थे। आखिर देव भी एक बच्चा ही था तो उसका खुश होना तो बनता था। अभी देव खुश हो ही रहा था कि उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, अभी से ही इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अपने आप को संभालो, क्योंकि यह अकादमी तुम्हारा मंजिल नहीं है, तुम्हें अभी बहुत ही आगे तक जाना है। उसकी बात पर देव ने मुंह बना लिया। उसके बाद वह गोल्डन ड्रैगन से बोला, मास्टर, आपको मेरी एक पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, यह खुशी उस पानी के बुलबुले जैसी है जो बरसात में पानी होने से होती है, इसीलिए हमें अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के बजाय अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। उनकी बात पर देव ने मुंह बना लिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है मास्टर, आप अपना सलाह दो, मैं तो खुश होऊंगा, क्योंकि हमें हर पल खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें यह बात नहीं मालूम कि अगले पल हमें खुशियां मिलें कि नहीं। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं आने वाली खुशियों के चक्कर में आज की खुशियों को बर्बाद कर दूं। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन कुछ नहीं बोले। तभी उनकी आवाज देव के अंदर आई, बच्चे, कोई ना, तुम्हें जो करना है करो, मेरा काम था तुम्हें सलाह देना, अब उस पर तुम किस तरह से अमल करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। उनकी बात पर देव मुस्कुरा दिया। उसके बाद उसने सामने देखा। तभी उसकी नजर रोहित के ऊपर पड़ी। उसके पास एक लड़की पर भी उसकी नजर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह लड़की कोई और नहीं नंदनी है, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके बाद सामने देखने लगा। देव को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने देखा कि जैसे ही रोहित आया सभी लोग आपस में बात करने लगे। सभी बातें देव के कानों में पड़ी। तभी एक की आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे जानते हो, वह सीनियर नीलम है जो इस अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसकी बात पर दूसरा लड़का बोला, तभी तुम्हें नहीं मालूम,
पर इस अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की सीनियर नंदिनी है। नंदिनी की बात सुनकर देव थोड़ी इंटरेस्ट लेकर उस लड़के की बात सुनने लगा। तभी उसकी कानों में दोबारा एक स्टूडेंट की आवाज पड़ी, अरे तुम्हें नहीं मालूम पर सीनियर नीलम सीनियर नंदिनी की छोटी बहन है। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ। उससे अब समझ में आया कि आखिर सामने वाली लड़की उसे नंदिनी की तरह क्यों लग रही थी। देव ने दोबारा हैरानी से नीलम की तरफ देखा। देव को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने देखा कि जैसे ही रोहित आया सभी लोग आपस में बात करने लगे। सभी बातें देव के कानों में पड़ी। तभी एक की आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे जानते हो वह सीनियर नीलम है जो इस अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसकी बात पर दूसरा लड़का बोला, तभी तुम्हें नहीं मालूम पर इस अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की सीनियर नंदिनी है। नंदिनी की बात सुनकर देव थोड़ी दिलचस्पी लेकर उस लड़के की बात सुनने लगा। तभी उसकी कानों में दोबारा एक स्टूडेंट की आवाज पड़ी, अरे तुम्हें नहीं मालूम पर सीनियर नीलम सीनियर नंदिनी की छोटी बहन है। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसे अब समझ में आया कि आखिर सामने वाली लड़की उसे नंदिनी की तरह क्यों लग रही थी। देव ने दोबारा हैरानी से नीलम की तरफ देखा। वह कुछ कुछ नंदिनी की तरह ही दिख रही थी। अब भी देव उसे निहार रहा था। तभी नीलम को महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत देर से घूर रहा है। उसके बाद उसने देव की तरफ देखा, मगर देव ने नजर को उसके ऊपर से हटा दिया। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आया। उन्होंने कहा, बच्चों आपकी एंट्रेंस की परीक्षा 3 भाग में होने वाली है। पहले राउंड में आपको सामने की पहाड़ पर चढ़ना होगा। जो भी बच्चा उस चोटी पर पहुंच जाएगा उसे अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसकी बात पर सभी योद्धाओं ने हां में सर हिलाया। उन्होंने उस पहाड़ की तरफ देखा। किसी आम इंसान को इस पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी हो सकती थी, पर वे लोग आसानी से उस पहाड़ पर चढ़ सकते थे। जब उस बुजुर्ग ने उन सभी बच्चों के कॉन्फिडेंस को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी कि आप लोग जरूर पहले राउंड को पार कर लोगे। उसकी बात पर सभी स्टूडेंट ने कहा, हम जरूर उस पहले राउंड को पूरा करेंगे। वहीं इस वक्त जितने भी सीनियर स्टूडेंट थे उन्हें इस बात की बहुत ही हैरानी हुई कि आखिर इस बार की परीक्षा के नियम क्यों बदल दिए गए हैं, क्योंकि आज तक इस तरह की एंट्रेंस की परीक्षा नहीं होती थी। पर वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद उस बुजुर्ग की आवाज दोबारा उन सभी योद्धाओं के कानों में पड़ी, पहला राउंड की परीक्षा की भी 7 स्टेज है, आपको उसे भी पूरा करना होगा। उसकी बात पर सभी स्टूडेंट ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद उन्होंने उन सीनियर लड़कों की तरफ देखा। उसके बाद वे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उस बुजुर्ग ने एक बार सभी स्टूडेंट की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, आपकी परीक्षा शुरू होती है अब। उसके ऐसे कहते ही सभी स्टूडेंट उस पहाड़ी की तरफ भागने लगे। देव ने उन सभी को देखा, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा, बस सामने की तरफ देखने लगा। जब देव को लगा कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं तो वह भी पहाड़ी के ऊपर जाने लगा। कुछ ही दूर चलने पर देव को महसूस हुआ कि वहां पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहां पर जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह अपने जगह पर रुक गया। उसके बाद वह आसपास की शक्तियों को महसूस करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि वह उस पहाड़ ऊपर जा रहा है। उस पहाड़ का दबाव और ही बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे देव आगे बढ़ रहा था, देव के ऊपर दबाव भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। तभी देव ने अपने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि उसके चारों तरफ के स्टूडेंट की तो उससे भी ज्यादा हालत खराब थी। देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सामने की तरफ जाने लगा, लेकिन वह अपनी शक्तियों का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही पल में उसने देखा कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने हार मान ली है, और यही नहीं, बाकी स्टूडेंट की हालत और भी खराब होती जा रही है। देव को इस बात का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था कि देवीय शरीर होने की वजह से देव के ऊपर उस दबाव का कुछ ही हिस्सा पड़ रहा था। देव जैसे ही पहले चरण को खत्म करने वाला था, तभी उसने देखा कि उसके सामने एक स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उस स्टूडेंट ने देव की तरफ देखा। जूनियर, मेरा नाम विशाल है और मैं इस अकादमी के दूसरे साल का छात्र हूं। अगर आपको आगे जाना है, आपको मेरे कम से कम 3 अटैक्स को संभालना होगा।
उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, क्या मैं भी अटैक कर सकता हूं? उसकी बात पर विशाल बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देव अभी भी हमला करने की हालत में था, पर उसने हां में सर हिलाया। उसके बाद वह बोला, जी हां, तुम अपने बचाव के लिए कर सकते हो, पर किसी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसने अपनी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया। उसके बाद बोला, ठीक है सीनियर, हम लोग शुरू करते हैं। देव की बात सुनकर वह स्टूडेंट बहुत हैरान हुआ, पर उस बेचारे को क्या मालूम पड़ा था कि उसका सामना किस राक्षस से हुआ था। देव ने अपनी शक्तियों में कोई भी ढिलाई नहीं की। उसने जल्दी से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मार्शल भावना पर पहुंचने से पहले उसने एक बार भी अपनी शक्ति को नहीं आजमाया था। वह लड़का उसके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगा। इस वक्त उस लड़के ने भी अपनी शक्तियों को बाहर निकाला और देव को अपनी तरफ आने को बोला। देव ने उसकी बात को नहीं टाला। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद उसने ड्रैगन हैंड एक्टिवेट कर दिया। ऐसे जैसे ही देव ने यह किया, उसके हाथों के चारों तरफ हल्की हल्की बैंगनी रोशनी जमा होने लगी, मगर अब वह थोड़ी दिखाई दे रही थी। देव ने अपनी आंखों को बंद किया को खोला और उस लड़के की तरफ तेजी से बढ़ गया। उस बेचारे को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। देव अचानक से उसके पास प्रकट हो गया और उसके सीने पर एक मुक्का मार दिया। जैसे ही देव का मुक्का इस स्टूडेंट को लगा, वह अपनी जगह से थोड़े पीछे जाकर गिरा। उसके मुंह से थोड़ा खून आ रहा था। देव ने जब यह देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह जानता था कि ड्रैगन हैंड ताकतवर है, मगर वह इतना ज्यादा हो जाएगा, देव को इस बात की उम्मीद नहीं थी। देव ने अपनी आंखों को बंद करके दोबारा खोला। उसके बाद वह जल्दी से उस स्टूडेंट के पास चला गया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी और कम ताकत लगानी चाहिए थी। देव की बात पर उस लड़के की आंखें बाहर आ गईं। उसने देव से पूछा, तुमने अपनी ताकत का कितना ज्यादा इस्तेमाल किया है? उसकी बात पर देव अपना सर खुजलाने लगा। उसके बाद वह बोला, सीनियर, मुझे लगता है कि मैंने अपनी ताकत का 1/3 का यूज कर लिया है। मैं जानता हूं कि मुझे इतना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देव की बात सुनकर अब उस लड़के की आंखों से आंसू आने वाले थे। उसके बाद वह बोला, नहीं, कोई बात नहीं जूनियर भाई, ऐसे होते रहता है, अब आप जा सकते हो। उसके बाद उसने अपने पास से टोकन निकाल कर दे दिया। उसके बाद देव ने उसके हाथ से उस टोकन को लिया। उसके बाद वह वहां से जाने लगा। तभी वह रुक गया। उसको रुकता हुआ देख विशाल की हालत और भी खराब हो गई। उसने कहा, जूनियर भाई, अब तुम क्या लेना चाहते हो? उसकी बात पर देव बोला, सीनियर भाई, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं रुका हूं। उसके बाद उसने अपनी जेब से एक गोली निकाली, जो कोई और नहीं शक्ति गोली थी। उसने उस गोली को उस लड़के को देते हुए बोला, सीनियर भाई, आप बहुत अच्छे हो, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। उसकी बात पर विशाल की आंखें बाहर आ गईं। उसने हैरानी में देव की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, पर जूनियर भाई, इसकी क्या जरूरत है? उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, आप चिंता न करो, आपका चोट यूं ही गायब हो जाएगा और आपके आगे के लेवल बढ़ाने में भी यह आपकी सहायता करेगा। उसकी बात पर विशाल थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने उस गोली को ले लिया। उसके बाद देव वहां से आगे की तरफ चला गया। वहीं एक कमरे के अंदर एक डिजिटल स्क्रीन जैसी ही कुछ चल रहा था, मगर उस स्क्रीन में सभी स्टूडेंट दिखाई दे रहे थे। मगर इस वक्त सभी बुजुर्गों की नजर देव के ऊपर ही थी। वे सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि देव ने आज जो किया था वह बहुत ही दुर्लभ था। उसने एक सीनियर स्टूडेंट को हराया था, जो आम बात नहीं थी, मगर वे सभी उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर देव था कौन, मगर उनमें से कोई भी नहीं जानता था। इसीलिए सभी लोग उसे अपने अपने ब्रांच में लेने की सोच रहे थे। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, यह बच्चा सच में हमारे ब्रांच में शामिल होने लायक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रूखापन नहीं है और न ही उसके अंदर कोई भी घमंड है। उसकी बात पर बाकी के बुजुर्ग उसे घूरने लगे। तभी एक बुजुर्ग बोले, बुजुर्ग शालिनी, आप शायद भूल रही हैं कि आप किसी भी लड़के को शामिल नहीं करती। उनकी बात पर शालिनी बोली, कोई ना, मैं खुद हूं।
खुद के नियमों में थोड़ा बदलाव तो कर सकती हूं। आखिर ऐसे स्टूडेंट की जो बात है। उनकी बात पर एक और बुजुर्ग बोला, नहीं, आपसे ज्यादा यह बच्चा दक्षिणी समूह में शामिल होने लायक है। उसकी बात पर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी शालिनी बोली, आप जानते हैं कि आपके समूह में इस अकादमी के सबसे क्रूर योद्धा हैं। उसके बाद भी आप एक मासूम लड़के को शामिल करना चाहते हैं। उसकी बात पर उन बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह अभी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज आई, अभी उस बच्चे ने एक भी राउंड पार नहीं किया है और आप लोग अभी से उसके लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। उस बुजुर्ग की बात पर सभी बहुत शांत हो गए। उन्होंने दोबारा स्क्रीन को देखना शुरू कर दिया। इस वक्त देव दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। जैसे ही देव वहां पर पहुंचा, वहां पर भी एक स्टूडेंट था। देव ने उसे भी एक ही वार से हरा दिया। इस बात से सभी बुजुर्ग और भी हैरान हो गए। देव ने ऐसे ही 5 स्तर को ऐसे ही पार कर लिया, मगर अभी तक कोई भी योद्धा उसे एक वार से ज्यादा नहीं टिक पाया था। देव उन सभी से बहुत ही निराश था। उसे लगा था कि शायद उसे यहां पर टक्कर का कोई मिलेगा जिससे देव आसानी से लड़ पाएगा, मगर वह बहुत ही हैरान था। मगर उसकी हरकत को देखकर बाकी के सभी लोगों में हलचल मच गई थी। वहां पर जितने भी बुजुर्ग थे, उनकी आंखें भी बाहर आ गई थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कोई बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। यही कि वह साफ साफ देख सकते थे कि देव ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं लिया है, और उसके ऐसे निराश होना जैसे कि वह इन सभी से की ताकत से बहुत ही निराश हो, वह बाकी के बुजुर्गों को हैरान कर रहा था। मगर देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह 6वें स्तर पर पहुंच गया। मगर जब देव वहां पर पहुंचा तो उसे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि उसके सामने वही अकादमी का लड़का था जो उसे समाधि के अंदर मिला था और जिसने बाद में आकर नंदिनी और उसको ज्वाइन किया था। देव को देखते ही उसकी आंखें बाहर आ गईं। उसने कहा, जूनियर भाई, क्या तुम अभी जिंदा हो? उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, सीनियर, मुझे लगता है कि बातें करने से पहले हमें एक बार परीक्षा का गेम पूरा कर लेना चाहिए। उसकी बात पर उस लड़के की आंखें बाहर आ गई थीं। वह जानता था कि देव कितना बड़ा राक्षस था। उसने पूछा, क्या तुमने नीचे वालों को छोड़ा है? उसकी बात पर देव सर को खुजलाने लगा। उसके बाद वह थोड़ा निराश होकर बोला, सीनियर, बात यह है कि वह बहुत ही आम योद्धा थे। उनमें से कोई भी मेरे एक नॉर्मल वॉर को भी नहीं सह पाया। देव की बात का उस लड़के को पहले से ही अंदाजा था। उसने देव को अपना टोकन निकाल कर दे दिया। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, अब तुम इस भी स्तर को जीत चुके हो। हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे तुम्हें पास करने में सहायता करनी चाहिए। उसकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, सीनियर, यह बात तो चीटिंग हो जाएगी। उसकी बात पर वह लड़का बोला, जूनियर भाई, आप चिंता न करो, कुछ भी नहीं होगा, आप जा सकते हैं। यह सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, सीनियर, मैं आपका एहसान जरूर याद रखूंगा। उसके बाद वह जाने लगा। तभी उसके कानों में दोबारा उस लड़के की आवाज पड़ी, जूनियर भाई, तुम तो पहले से ही नंदिनी अलायंस के मेंबर हो, तुम्हें इस परीक्षा को देने की क्या जरूरत है? उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, देखो, बात यह है कि मैं चाहता तो आ सकता था, पर मैं इस बात को नहीं चाहता कि लोग यह कहें कि मैं नंदिनी की वजह से आया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है खुद के बल पर किया है, तो मैं इस अकादमी आने का अपने ऊपर सिफारिश का टैग नहीं लगाना चाहता। उसकी बात पर वह लड़का हैरानी से देव की तरफ देखने लगा, क्योंकि अगर सच में उसे ऐसा मौका मिलता तो वह सच में मना नहीं करता। वह क्या, कोई और भी होता तो वह भी वही करता, पर देव उनसे अलग था। अब वह समझ गया कि नंदिनी ने उसे अपने अलायंस में इस अकादमी में आने से पहले ही क्यों ज्वाइन करा दिया था। जब उसके बाद, ठीक है जूनियर भाई, पर अपना ध्यान रखना। उसकी बात पर देव ने बस मुस्कुरा दिया। उसके बाद वह वहां से चला गया। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है खुद के बल पर किया है, तो मैं इस अकादमी आने का अपने ऊपर सिफारिश का टैग नहीं लगाना चाहता। उसकी बात पर वह लड़का हैरानी से देव की तरफ देखने लगा, क्योंकि अगर सच में उसे ऐसा मौका मिलता तो वह सच में मना नहीं करता। वह क्या, कोई और भी होता तो वह भी वही करता।
पर देव उनसे अलग था। अब वह समझ गया कि नंदिनी ने उसे अपने अलायंस में इस अकादमी में आने से पहले ही क्यों ज्वाइन करा दिया था। जब उसके बाद उसने कहा, ठीक है जूनियर भाई, पर अपना ध्यान रखना। उसकी बात पर देव ने बस मुस्कुरा दिया। उसके बाद वह वहां से चला गया, मगर जाने से पहले देव ने उससे बोल दिया कि वह उसके आने का किसी को भी न बताए, चाहे वह खुद नंदिनी ही क्यों न हो। उस लड़के ने हां में सर हिला दिया। वह जानता था कि देव आगे चलकर बहुत बड़ा योद्धा बनने वाला है, इसीलिए उसके साथ उसकी जितनी दोस्ती रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए उसने उसे आश्वासन दे दिया कि वह देव के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। इससे इस वक्त बुजुर्गों को और भी हैरानी हुई, क्योंकि जिस लड़के ने देव को ऐसे ही भेज दिया उसकी बुजुर्गों के बीच अच्छी छाप थी। मगर इस वक्त किसी को समझ में नहीं आया कि उस लड़के ने देव को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया, वह भी बिना लड़े। मगर सभी ने एक राहत की सांस ली। देव ने पहले स्तर को पार कर लिया था, इससे उनको एक अच्छा स्टूडेंट मिल सकता था। सबको उम्मीद थी कि वह उन्हें ही ज्वाइन करेगा। मगर उन सभी बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे जिनकी कब से नजर देव और उस लड़के के ऊपर थी। उन्होंने उस लड़के की आंखों में देव के लिए डर देखा था, इसीलिए वह समझ गए कि कुछ है जो उन सभी से छुपा हुआ है। बाद में वे अपनी जगह से गायब हो गए। जब सभी ने यह देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें लगा कि कहीं उन लोगों ने बड़े बुजुर्ग को नाराज तो नहीं कर दिया। सभी इस वक्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कभी भी ऐसे गायब नहीं होते थे। वहीं इस वक्त देव पहले राउंड की दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। जैसे ही देव वहां पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि नीलम खड़ी थी। देव ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उसका अभिवादन किया। जब उस लड़की ने देव को अभिवादन करते हुए देखा तो वह बोली, लड़के, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूं, इसीलिए तुम अपने आप को संभाल लो। तुम्हें नियम तो मालूम है ना? तुम्हें कम से कम मेरे 3 वार को सहना होगा। उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है सीनियर। उसकी बात पर नीलम बहुत ही हैरान हुई। उसने देखा कि देव ने उसकी खूबसूरती की कोई भी तारीफ नहीं की, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने अपनी तलवार को तेजी से उठाया और बोली, लड़के, तुम अपने आप को संभालो। उसने देव से यह भी नहीं पूछा कि वह अपने हथियार का इस्तेमाल करेगा कि नहीं। उसके बाद वह अपने लेवल पर चली गई। जब देव ने देखा तो वह उसकी तरफ तेजी से आ रही है, तो वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। यह देखकर नीलम को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने देखा कि देव बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। बस इसीलिए उसका गुस्सा उसके हाथ से बाहर हो गया। उसने अपने वार में और भी शक्तियों को भर दिया। जैसे ही यह हुआ, अचानक से उसने देव के ऊपर हमला कर दिया। मगर उसे इस बात की हैरानी हुई कि उसने जैसे ही देव पर हमला किया, वह उसके आर पार चली गई। इस बात से नीलम बहुत ही हैरान हुई। उसने उसी हैरानी में दोबारा देव की तरफ देखा, मगर उस वक्त देव अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि अपनी जगह से थोड़ी दूर खड़ा था। जब नीलम ने उसे देखा तो इस वक्त देव के चेहरे पर मुस्कान थी। यह देखकर नीलम का गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी उसके कानों में देव की आवाज आई, सीनियर, आपका पहला वार हो गया है और 2 बाकी हैं। जब नीलम ने उसकी बात सुनी तो वह उसे घूरने लगी। उसने कहा, इस बार नहीं हुआ तो क्या, अभी 2 वार और भी बाकी हैं। जब देव ने यह सुना तो उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई, मगर नीलम को उसकी मुस्कान पर चिढ़ हो रही थी। तभी उसके कानों में दोबारा देव की आवाज गूंजी, सीनियर, आप कुछ भी कर लें, मुझे नहीं हरा सकती। ये कहते वक्त देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वहीं जब नीलम ने उसकी मुस्कान को देखा और उसकी बातों को सुना तो वह आग में घी डालने के बराबर था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली, जिससे अचानक से वहां की ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई। अचानक नीलम के शरीर से बहुत ही ज्यादा शक्तियां निकलने लगीं। जब देव ने यह देखा तो वह समझ गया कि उसने कुछ गलत कर दिया है। तभी देव को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने नीलम की तलवार की तरफ देखा। इस वक्त उसकी तलवार के सबसे ऊपरी सिरे के नुकीले पर एक नीली शक्ति का बाण बन रहा था, जो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उससे बहुत ही ठंडी शक्तियां निकल रही थीं। वह समझ गया कि अब वह ऐसे उसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए उसने जल्दी से ड्रैगन स्वॉर्ड को निकाल लिया। उसके बाद उसने भी अपनी ड्रैगन थंडर स्वॉर्ड को जागृत कर दिया,
जिससे अचानक से आसपास की शक्तियां देव की ताकत में समा गई। जब नीलम ने यह देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई। उसने अपने आप को नहीं रोका और भी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगी। उसी वक्त वह अचानक से अपनी जगह से गायब हो गई और देव की तरफ बढ़ी। देव भी अपनी जगह से गायब हो गया। वह भी नीलम की तरफ तेजी से बढ़ा। वहीं इस वक्त सभी बुजुर्ग यह जानकर हैरान हुए कि देव को तलवारबाजी भी आती है। वे देव के एक से बढ़कर एक स्किल देख रहे थे। यही चीज उन्हें और ज्यादा रोमांचित कर रही थी। वहीं जैसे ही नीलम और देव की तलवार आपस में टकराई, अचानक से वहां पर एक छोटा सा धमाका हुआ। तभी उस वक्त नीलम को एक ड्रैगन की दहाड़ने की आवाज आई। तभी उसने देखा कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। यही नहीं, जैसे उसने अपनी शक्तियों को अपने वार में डालने की कोशिश की, उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगीं। यही नहीं, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत भयानक शक्ति उसके पास आ रही है। उसने जल्दी से अपने लेवल को बढ़ा लिया, तब जाकर उसे थोड़ी राहत हुई। इस वक्त चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या। तभी धुआं धीरे धीरे छौंकने लगा। उसी वक्त नीलम ने देव की तरफ देखा, जिसने अपनी तलवार को भी वापस रख लिया था। तभी वह बोला, सीनियर, आप पहले ही हार चुकी हैं, इसीलिए आप अपना टोकन को दे सकती हैं। उसकी बात पर नीलम गुस्से में आगे बढ़ी और टोकन को अपने पास से निकालकर देव की तरफ फेंक दिया और बोली, तुम यह मत समझना कि तुम अब बच गए हो, तुम पर हमेशा मेरी नजर रहेगी। उसकी बात पर देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने कहा, सीनियर, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपकी नजर मेरे ऊपर है। न जाने अब कितने लड़कों के दिल टूटने वाले हैं। देव की बात पर अब तो नीलम पागल होने वाली थी। उसका बस चलता तो वह इसी वक्त देव का सर उसके गर्दन से अलग कर देती, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोली, अगर तुम नहीं गए तो तुमसे यह वादा करती हूं कि तुम फिर कहीं जा भी नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, आपको छोड़कर जाना कौन चाहता है, मगर मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा। मगर आप घबराओ मत, मैं आपसे जरूर दोबारा मिलूंगा। जब नीलम ने देव की बात सुनी तो अब उसका पारा उसके बस से बाहर चल गया। उसकी शक्तियां उसके शरीर से अपने आप बाहर आने लगीं। जब देव ने यह देखा तो वह समझ गया कि अब यहां से जाने का वक्त हो गया है, नहीं तो उसके साथ बहुत गलत हो सकता है। देव ने अपने आप को संभाला और वहां से एक पल में ही गायब हो गया। देव के जाने के बाद नीलम जोर से चिल्ला पड़ी। वह बोली, लड़के, अपनी खैर मानना कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर न पड़े, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उसने अपनी तलवार से सामने की तरफ वार कर दिया, जिसके वजह से वहां पर एक दरार आ गई। उसके बाद नीलम वहां से गायब हो गई। वहीं इस वक्त हॉल में बैठे हुए सभी बुजुर्गों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, देखा, छोटी शैतान को परेशान करने वाला एक और शैतान आ गया। सच में यह लड़का पागलों को भी पागल बना सकता है। उसके बाद वे लोग अपनी जगह से गायब हो गए। वहीं इस वक्त देव पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वह बहुत ही हैरान हुआ। उसने देखा कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था। तभी वहां पर कुछ बुजुर्ग आ गए। सबसे आगे बुजुर्ग शालिनी थी। तभी वह देव के पास आई और बोली, बच्चे, आज जो तुमने किया है वह इस पिछले 100 सालों में किसी ने भी नहीं किया है। उसके बाद वह बोली, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? उनकी बात पर देव ने सोचा कि कहीं नंदिनी ने सभी को उसका नाम तो नहीं बता दिया, मगर फिर उसने सोचा कि वह क्यों उसका नाम किसी को बताएगी। उसके बाद वह बोला, बुजुर्ग, मेरा नाम देव है, देव राठौड़। जब बुजुर्ग शालिनी और बाकी के बुजुर्गों ने देव की बात सुनी तो वे लोग बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर देव का नाम उन्हें सुना सुना क्यों लग रहा था। तभी उनके कानों में दोबारा देव की आवाज पड़ी, बुजुर्ग, क्या मैं दूसरे राउंड को भी अभी दे सकता हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाकी के स्टूडेंट को आने में बहुत वक्त लगेगा और मैं इतना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। देव जानता था कि कुछ देर में नंदिनी को मालूम चल ही जाएगा कि वह अकादमी में आ चुका है, इसीलिए वह जल्दी से इस परीक्षा को खत्म करना चाहता था। उसकी बात पर वहां पर खड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, पर यह कैसे मुमकिन है? क्योंकि तुमने अभी पहले राउंड को पार किया है तो तुम थके होंगे, तो आज आराम कर लो, दूसरा राउंड कल पार कर लेना। उनकी बात पर देव बोला, बुजुर्ग, मुझे माफ करना,
लेकिन मैं इस वक्त थोड़ा सा भी नहीं थका, क्योंकि कोई भी परीक्षार्थी मेरे लायक था ही नहीं जो मुझे थका सके। इसीलिए मैं आगे की राउंड्स को अभी ही पार करना चाहता हूं। पर सभी बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुजुर्ग शालिनी बोली, ठीक है बच्चे, तुम आगे की परीक्षा अब भी दे सकते हो, पर इस बार की परीक्षा आम नहीं होगी। इसमें तुम्हारी जान भी खतरे में जा सकती है, और जब तुम दूसरे राउंड की परीक्षा को खत्म कर लोगे तो तुम आगे की परीक्षा को भी दे सकते हो। उनकी बात पर देव ने उनका अभिवादन किया और बोला, बुजुर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद शालिनी ने सामने के दरवाजे को खोल दिया और बोली, बच्चे, तुम्हारी दूसरी परीक्षा यहीं से शुरू होती है। उनकी बात पर देव ने हाँ में सर हिला दिया। अभी बुजुर्ग शालिनी देव को कुछ समझाने ही वाली थी कि अचानक से देव वहां से दरवाजे के अंदर चला गया। यह देखकर सभी बुजुर्ग हैरान तो हुए, मगर उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। तभी एक बुजुर्ग बोले, बुजुर्ग शालिनी, पहली बार किसी को देखा है जो आपके चार्म से प्रभावित नहीं पड़ा। उसे तो आपकी खूबसूरती का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उस बुजुर्ग की बात सुनकर शालिनी उस बुजुर्ग को घूरने लगी। उस बुजुर्ग की बात पर शालिनी बोली, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। उनकी बात पर वह बुजुर्ग बोले, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद वे बोले, मैंने क्या कर दिया है, चलो आप गुस्सा थूक दो। उनकी बात पर वह शालिनी मैडम उन्हें घूरने लगी, मगर उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद सभी बुजुर्ग जोर से हंसने लगे। जब उस बुजुर्ग ने उनकी बात को सुना तो वह बोले, उड़ा लो आप लोग भी मेरी मजाक, अब न जाने कब तक उसे मनाना पड़ेगा। उसके बाद वे भी वहां से चले गए। वहीं इस वक्त जैसे ही देव दूसरे राउंड के लिए आया, उसने देखा कि वह एरिना के अंदर है। जैसे ही देव ने यह देखा, वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके सामने उसी के जैसा ही एक और इंसान खड़ा था। यही नहीं, उसके शरीर का रंग और रूप भी देव की तरह था। देव को एक पल के लिए लगा कि वह आईने के सामने खड़ा है। देव थोड़ा आगे बढ़ा तो वह पुतला भी आगे बढ़ा। देव ने यह देखा तो वह बहुत ही हैरान था। उसने हंसना शुरू कर दिया उसकी, मगर उसके सामने वाले इंसान के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। जब देव ने यह देखा तो वह बहुत ही हैरान हुआ। उसने सामने की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हें हंसी नहीं आती क्या? उसके बाद वह तरह तरह के मुंह बनाने लगा। वहीं इस वक्त सभी बुजुर्ग उसकी हरकत को देख रहे थे। सभी ने अपना माथा पकड़ लिया था। तभी एक बुजुर्ग बोले, क्या वह वही बच्चा है ना? उनकी बात पर दूसरे बुजुर्ग भी बोले, हाँ सच में, क्या वही बच्चा है ना? उनकी बात पर सभी को हंसी आ गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि देव के काम पर वे लोग हंसे या रोए, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला। अभी देव की हरकतें रुकी नहीं। वह डांस करने लगा। उसके नकल करके उसके सामने का इंसान भी डांस करने लगा। यह देखकर देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे अब मजा आने लगा था। तभी उसके कानों में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे, उसके साथ लड़ने से अच्छा है कि तुम लड़ो। उनकी बात पर देव बोला, मास्टर, आपने ही तो कहा था कि इसके पास वो सारी ताकत है जो मेरे पास है, और इसके पास वो सारी मार्शल स्किल है जो मेरे हैं। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, हाँ हाँ बच्चे, ये बात तो बिल्कुल सच है। उनकी बात पर देव बोला, मास्टर, आप देखते जाओ कि मैं इस बहुरूपिये का क्या करता हूं। उसके बाद उसने और तेजी से डांस करना शुरू कर दिया। उसके बाद देव ने अपनी तलवार निकाल ली, जिससे उस बहुरूपिये ने भी तलवार निकाल ली। जब देव ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने भी उस तलवार को ऊपर उठाकर डांस करने लगा। उसके साथ साथ वह बहुरूपियां भी डांस करने लगा। यह दृश्य देखकर सभी बुजुर्गों की आंखें फटी रह गईं, मगर अब उन्हें थोड़ा आनंद भी आ रहा था। वे लोग हैरानी से देव की हरकत को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि देव अचानक से रुक गया। उसके बाद उसने अपनी तलवार से सामने की तरफ वार कर दिया। यह देखकर उस बहुरूपिये ने भी सामने वार कर दिया। उस एरिना की रेलिंग पर थोड़ी खरोंच आ गई। देव ने जल्दी से तलवार को अपने सर में मार लिया। उसे देखकर उस पुतले ने भी वही किया। उसने अपनी ही तलवार को अपने सर में मार लिया। यह सब देख देव की आंखें हंसी के मारे बाहर आ गईं। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद वह आगे बढ़ा और उस आदमी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसकी हरकत को देखकर सभी बुजुर्गों के होश उड़ गए। आज तक कोई भी योद्धा इसे इस तरह से पार नहीं किया था।
जिसके वजह से उन्होंने अपनी सांस रोक ली। वे लोग कुछ कह नहीं सकते थे। तभी देव ने चारों तरफ देखा। उसके बाद उसने अपना हाथ को उस पुतले के सीने के अंदर डाल दिया, जिससे कि वह उस पुतले से उसके अंदर का खजाना निकाल सके। उसने वहां से एक हीरा निकाल लिया। जैसे ही देव ने उस हीरे को निकाला, सभी बुजुर्गों की आंखें और बड़ी हो गईं। जहां स्टूडेंट इस वक्त अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं यह लुटाने के चक्कर में था। देव ने उस हीरे को अपने पास रख लिया। तभी उसके सामने एक हरा दरवाजा खुला। देव बिना सोच विचारे उस दरवाजे के अंदर चला गया। जब देव उस दरवाजे से बाहर आया तो वह सामने की तरफ देखकर हैरान हुआ, क्योंकि उसके सामने एक पुल था जिसे उसे पार करना था। जब देव ने यह देखा तो उसे समझ में नहीं आया, क्या ट्रायल खत्म हो गया क्या? देव इस वक्त अपना सिर खुजला रहा था। वहीं इस वक्त जब सभी बुजुर्गों ने देव को उस ट्रायल में देखा तो वे लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि पूरे 100 सालों में आज तक एक बार भी वह ट्रायल नहीं आया था। कहा जाता था कि वह ट्रायल बहुत खतरनाक था। यही नहीं, आज तक बहुत कम लोग ही थे जिन्होंने इस ट्रायल को पास किया था। जिन्होंने उसे पार किया था उन्हें उंगली पर ही गिना जा सकता था। वहीं इस बात को जानकर वहां पर दोबारा बड़े बुजुर्ग आ गए थे। उन्हें भी यह जानकर बहुत ही हैरानी हुई। यह बात अकादमी में पूरे बुजुर्गों के बीच आग की तरह फैल गई। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, अब इस बच्चे के पास 2 ही विकल्प है, या तो वह इस चैलेंज को पूरा करे या अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। उनकी बात पर सभी बुजुर्गों के चेहरे पर पसीना आ गया। तभी शालिनी ने बड़े बुजुर्ग से बोला, पर बड़े बुजुर्ग, देव के लिए ही वह चैलेंज क्यों खुला? आज तक तो नहीं खुला था। उनकी बात पर वह बुजुर्ग बोले, देखो, हम पहले 2 राउंड को हम खुद ही तय करते हैं कि वे कौन सी ट्रेल को पार करेंगे। बहुत स्टूडेंट के लिए वह बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं, इसीलिए किसी की असली काबिलियत सामने नहीं आती। मगर हमारे पितामह ने तीसरे ट्रायल को ऐसे बनाया कि कोई भी आसानी से उसे पार न कर सके। सभी को उसकी ताकत के हिसाब से ट्रायल मिलता है। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, जितना हो सके इस बच्चे के बारे में छुपा कर रखो। किसी को इसके बारे में मालूम नहीं चलना चाहिए। यही लड़का है जो हमारी अकादमी को आगे के रैंक में लेकर जाएगा। उसकी बात पर सभी बुजुर्ग ने हां में सर हिला दिया। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई। तभी अचानक से वहां पर नंदिनी आ गई। उसको देखकर सभी बुजुर्ग बहुत ही हैरान थे, क्योंकि नंदिनी ऐसे कभी भी बाहर नहीं आती। उसके आते ही एक बुजुर्ग ने नंदिनी से पूछा, नंदिनी, यहां क्या कर रही हो? उसकी बात पर नंदिनी ने बस एक बार उसकी तरफ देखा। उसके बाद वह स्क्रीन के पास चली गई। जैसे ही उसने देव को देखा, नंदिनी ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने दोबारा खोला, मगर इस वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थीं। इस अचानक से उसके शरीर से बहुत सारी बर्फीली शक्तियां निकलने लगीं। जब बड़े बुजुर्ग ने नंदिनी के गुस्से को देखा तो वे बोले, क्या बात है बेटा, आप थोड़ी ज्यादा गुस्से में लग रही हो। उनकी बात पर नंदिनी ने एक बार देव की तरफ देखा। उसके बाद वो बोली, मास्टर, यह लड़का मुझे कभी शांति से रहने नहीं देगा। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग थोड़े हैरान हुए। उन्होंने नंदिनी से पूछा, बेटा, क्या आप इस बच्चे को जानती हो? उनकी बात पर नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद वह बोली, मास्टर, यही है देव राठौड़, नंदिनी अलायंस का नया मेंबर, मगर उतना ही बेवकूफ और जिद्दी। उसकी बात पर वहां पर खड़ा हर कोई बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि हर कोई नंदिनी अलायंस में शामिल होना चाहता था। पर ऐसा कौन था जो उसमें शामिल होने के बाद भी ट्रायल को देगा? बड़े बुजुर्ग ने वही सवाल उससे पूछ लिया। उनकी बात पर नंदिनी बोली, मास्टर, ये बहुत ही जिद्दी और बेवकूफ है। इसे खतरों से खेलना में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसे अगर ऐसी जगह चाहिए जहां पर इसको खतरा हो, वह आपको वहां पर जरूर मिलेगा। उसकी बात पर उन्हें बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोले, बच्ची, जानती हो, इस तरह के इंसान भूखे होते हैं। इन्हें सिर्फ ताकत का भूख होती है। इन्हें सिर्फ किसी तरह अपनी ताकत बढ़ानी होती है, उसके लिए चाहे उन्हें मौत से ही क्यों न टकराना हो। उनकी बात पर नंदिनी ने हां में सर हिला दिया, क्योंकि उसने खुद समाधि के अंदर देखी थी देव की हरकत। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोली, मास्टर, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या? कहीं वह उसी में फंस गया तो? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्ची,
तुम अच्छे से जानती हो कि कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उस बच्चे ने उस पुल को पार नहीं किया तो वह उसी पुल पर ही रह जाएगा। यही नहीं, जैसे ही वह अपनी यात्रा शुरू करेगा सभी स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। उनकी बात पर नंदिनी के चेहरे पर थोड़ा टेंशन आ गया। उसने पूछा, पर मास्टर, यह कैसे हो सकता है? सबकी ट्रेनिंग दिखती है तो देव का क्यों नहीं दिखेगा? उसके बाद पर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, कुछ चीजें अगर राज ही रहे तो अच्छा होता है। अगर मैंने कुछ किया तो इस अकादमी का रूल टूट सकता है। उनकी बात पर अचानक से नंदिनी की आंखें लाल हो गईं। उसके बाद वह बोली, ठीक है मास्टर, मैं भी वादा करती हूं कि अगर देव को कुछ भी होगा तो अकादमी के लिए अच्छा नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैं कभी भी मजाक नहीं करती। उसके बाद वह अपनी जगह से गायब हो गई। उसके जाने के बाद बड़े बुजुर्ग ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद वह बोले, पागल पागल लड़की, कभी भी नहीं सुधरेगी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगे। तभी उनके पास बुजुर्ग शालिनी आई। उनके साथ सभी बुजुर्ग भी थे। उनके चेहरे पर 12 बजा हुआ था। तभी शालिनी ने बड़े बुजुर्ग से पूछा, बड़े बुजुर्ग, क्या वह लड़का सच में नंदिनी अलायंस का नया मेंबर है? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग ने हां में सर हिला दिया। उसकी बात सुनकर शालिनी और बाकी के बुजुर्गों को थोड़ा शौक लगा। उन्होंने कहा, पर बड़े बुजुर्ग, ये कैसे हो सकता है? उनकी बात पर बड़े बुजुर्ग की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, और क्यों नहीं हो सकता? उसकी बात पर सभी बुजुर्ग बोले, बड़े बुजुर्ग, वह बच्चा तो अभी ही आया है इस अकादमी में, तो वह नंदिनी अलायंस में कब शामिल हो गया? उनकी बात पर बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा, शायद लोगों को नहीं मालूम, पर वह बच्चा आया ही है नंदिनी अलायंस में शामिल होने के बाद, नहीं तो वह हमारे अलायंस में नहीं आता। उसकी बात पर सभी बुजुर्ग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, तुम लोगों ने सुना नहीं कि नंदिनी ने किसी लड़के को समाधि के अंदर अपने अलायंस में शामिल कर लिया था? उसकी बात पर सभी बुजुर्ग को हल्का हल्का समझ में आने लगा। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, वह यही लड़का है, इसीलिए तुम लोग भूल जाओ कि वह लड़का तुम्हारे अलायंस में शामिल होगा। उसका इस अकादमी में आने का वजह सिर्फ नंदिनी है। उसके बाद उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो उन्होंने देखा कि देव की स्क्रीन बंद हो चुकी है। यह देखकर उन्होंने अपने सर को झटका, क्योंकि वह अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं इस वक्त देव ने उस पुल पर चलना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि पुल को 7 भागों में बांटा गया है और 7 भागों में 7 कलर के खंबे हैं। देव को यह थोड़ा अजीब लगा कि आखिर पुल के ऊपर कौन पिलर बनाता है। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही देव एक कदम बढ़ा, उसे महसूस हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वह जल्दी से बाहर चला गया, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे देव आगे बढ़ रहा था, वहां की शक्तियों का दबाव और भी ज्यादा था। इसीलिए देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह गोल्डन ड्रैगन से बोला, मास्टर, यह कौन सी परीक्षा है जिस पर सिर्फ पुल है और जितना आगे बढ़ रहा हूं उसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही है? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन की आवाज आई। उन्होंने कहा, बच्चे, ये कोई आम पुल नहीं है। इस पुल को पृथ्वी की शक्ति से मिलाकर बनाया गया है, या यह कहें कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे ऊपर उतना ही ज्यादा दबाव बढ़ता जाएगा। उनकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, पर मास्टर, ये कैसे हो सकता है? उनकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे, तुम चाहे कुछ भी कहो मगर इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस दुनिया में अभी ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। उनके बारे में जानने की बात छोड़ो, यह तो उनके सामने बस एक खिलौना है। तुम बस इतना सोच लो कि यह कोई एग्जाम नहीं बल्कि तुम्हारी ट्रेनिंग है जो तुम्हारे सहन शक्ति का है। उसकी बात पर देव ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखना शुरू किया। उसके बाद उसने दोबारा से अपने पैर को दोबारा उस पुल पर रख दिया, मगर इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। देव ने आगे जाने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं की। देव आगे बढ़ता गया जब तक कि दबाव उसके हद के बाहर नहीं होने लगा। जब देव को लगा कि वह इससे आगे नहीं जा सकता, तो वह 2 कदम और भी आगे चला गया। जैसे ही यह हुआ, अचानक से देव की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि यह दबाव उसके हद के बाहर थी। देव वहीं पर कल्टीवेशन के रूप में बैठ गया। उसके बाद उसने अपनी सही शक्ति बिंदुओं को खोल दिया। इस
देव को अपनी शक्तियों को बढ़ाने की स्किल जागृत कर दिया। अब गोल्डन ड्रैगन ने उसकी हरकत को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोले, बच्चे, मैंने कहा था कि तुम्हें अपने डिवाइन शरीर के स्तर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा शक्तियों को लगाना पड़ेगा, मगर तुमने तो इसकी परिभाषा ही बदल दी। उनकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मजबूरी भरी मुस्कान आ गई, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। देव ने अपनी अंगूठी से सफेद गंधार के फल से मिले हुए फल को निकाला और उसमें से कम 10 गोली निकाली और उसे खा गया। उसको ऐसे गोली खाते देख गोल्डन ड्रैगन को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, बच्चे, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले तुमने 5 ही गोली में तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, मगर तुमने एक साथ 10 गोली खा ली। उनकी बात का भी देव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जब गोल्डन ड्रैगन ने यह देखा तो वह समझ गए कि अब देव को समझाने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि देव इस वक्त नहीं समझने वाला। वहीं इस वक्त देव ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से आजाद कर दिया, साथ में अपनी सभी शक्तियों को जागृत कर दिया। यही नहीं, उसने अपनी सभी रोम छिद्रों को भी खोल दिया। जैसे ही यह हुआ, अचानक से देव के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया। यही नहीं, इस वक्त देव को लग रहा था कि कोई 1000 सुइयां उसके अंदर चुभा रहा है। देव को इस वक्त इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी कि वह उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से देव के अंदर की शक्तियां भी बहुत ज्यादा क्रूर हो गईं। देव के ऊपर अचानक से दर्द का पहाड़ टूट पड़ा। देव ने किसी तरह अपनी आंखों को बंद किया और फिर दोबारा से अपनी शक्तियों को चरम पर पहुंचाने लगा। जैसे जैसे देव यह कर रहा था, देव के अंदर की शक्तियां अचानक से उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगी। यही नहीं, अचानक से देव के हर रोम छिद्रों से खून निकलने लगा। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में बहुत ही उफान मच गई। जब देव को यह महसूस हुआ तो वह समझ गया कि वह अब अपनी शक्तियों के उफान पर आने वाला है। तभी अचानक से देव के शरीर से बहुत ही सुनहरी रोशनी फैलने लगी। इस वक्त देव को अपने अंदर एक अलग सी शक्ति का एहसास हुआ, जैसे कि कोई सुप्रीम शक्ति हो। देव उस शक्ति में बहाव को महसूस कर सकता था। उसने जल्दी से और भी गोलियां निकाली और उसे खा लिया, जिससे उसके शरीर की शक्तियां और भी हिंसक हो गईं। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों का दबाव अचानक से देव के ऊपर से खत्म हो गया। उसी वक्त देव के पीछे एक अजीब सी आकृति खड़ी हो गई। वह पूरी तरह से बैंगनी रंग की थी। उसके आते ही देव के ऊपर जितना भी बाहरी दबाव था, वह एक पल में ही गायब हो गया। देव ने अपनी आंखों को नहीं खोला। उसने तेजी से आसपास की शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे आसपास की शक्तियां धुएं की तरह देव के अंदर जाने लगीं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से वहां की शक्तियां उन्हें बहुत ही गाढ़ी थीं, इसीलिए वह देव के अंदर समा गईं। धीरे धीरे देव के चारों तरफ सफेद शक्तियों का चादर लिपट गया। इस वक्त देव अपने गहरे ध्यान में पहुंच चुका था, इसीलिए देव को अपने आसपास के माहौल का कोई भी ध्यान नहीं था। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों का दबाव अचानक से देव के ऊपर से खत्म हो गया। उसी वक्त